20वीं सदी में जब इंसान पहली बार चांद पर पहुंचा था तब उसे जीत कहा गया, झंडा गाड़ा गया, तस्वीरें ली गईं और दुनिया को यह दिखाया गया कि इंसान तकनीकी रूप से चांद तक पहुंच सकता है। लेकिन 21वीं सदी में चांद को जीतना अब मकसद नहीं रहा। अब मकसद है वहां टिकना। और इसी सोच के साथ चीन ने एक ऐसा प्लान बनाना शुरू किया है जो सिर्फ चांद पर जाने का नहीं बल्कि चांद पर रहने का है। आज चांद को लेकर जो हो रहा है वह किसी रोमांटिक स्पेस ड्रीम जैसा नहीं है। यह एक ठंडी, गणनात्मक और लंबी रणनीति है। चीन अब चांद को एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तरह देख रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कोई देश सड़कें, बंदरगाह और शहर बसाता है। फर्क बस इतना है कि यह शहर पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर होने वाला है। चीन ने पिछले कई सालों में चांद पर छोटे लेकिन बेहद सोच समझकर उठाए गए कदम रखे हैं। उसकी चैंगा मिशन अलग अलग प्रयोग नहीं थे बल्कि एक लंबी योजना का हिस्सा थे। इन मिशनों ने चांद की सतह की मैपिंग की, मिट्टी के सैंपल जुटाए, तापमान और रेडिएशन को समझा और सबसे अहम पानी की मौजूदगी के सबूत खोजे। हर मिशन से मिली जानकारी ने अगले कदम को और स्पष्ट बना दिया। असल में चांद पर शहर बसाने का सवाल तभी उठता है जब यह समझ लिया जाए कि चांद रहने के लिए कितना खतरनाक है। वहां कोई हवा नहीं है, कोई चुंबकीय ढाल नहीं है जो इंसान को रेडिएशन से बचा सके। दिन में तापमान इतना ज्यादा हो जाता है कि धातु फैलने लगती है और रात में इतना गिर जाता है कि वही धातु सिकुड़कर टूट सकती है। ऊपर से हर समय माइक्रो मीटियोरॉइड्स गिरते रहते हैं, छोटे लेकिन गोली जैसी रफ्तार से। इन हालात में पृथ्वी की तरह ऊपर खुले में घर बनाना लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि चीन का प्लान दिखने में जितना महत्वाकांक्षी लगता है उतना ही व्यावहारिक भी है। यह प्लान इस सच्चाई से शुरू होता है कि इंसान सीधे जाकर वहां कुछ नहीं बना सकता। पहले मशीनें जाएंगी, बहुत सारी मशीनें, बिना थके, बिना सांस लिए, बिना गलती के। लेकिन सवाल यह है कि चीन यह सब क्यों कर रहा है? जवाब सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है। चांद आज रणनीतिक रूप से वही बन चुका है जो कभी समुद्र हुआ करता था। जिसने समुद्र पर नियंत्रण किया उसने व्यापार और ताकत पर नियंत्रण किया। आज वही भूमिका चांद निभाने वाला है। चांद से पृथ्वी की कक्षा, सैटेलाइट नेटवर्क और डीप स्पेस मिशनों पर नजर रखना आसान हो जाता है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद पानी बर्फ के रूप में छिपा हुआ है। यह पानी सिर्फ पीने के काम नहीं आएगा, इससे ऑक्सीजन निकाली जा सकती है और हाइड्रोजन बनाकर रॉकेट फ्यूल भी। इसका मतलब है कि भविष्य में अंतरिक्ष यान को हर बार पृथ्वी से ईंधन लेकर उड़ने की जरूरत नहीं होगी। चांद खुद एक फ्यूल स्टेशन बन सकता है। चीन ने इस बात को बहुत पहले समझ लिया था, इसलिए उसका फोकस चांद के उसी हिस्से पर है जहां सूरज की रोशनी लगातार मिलती है और पास ही हमेशा अंधेरे में रहने वाले गड्ढों में पानी जमा है। यह लोकेशन सिलेक्शन एक शहर बसाने की पहली शर्त होती है। दूसरी तरफ अगर हम नासा और स्पेसएक्स की तरफ देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखती है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम ज्यादातर राजनीतिक और सहयोगी मिशन है। कई देश, कई एजेंसियां, कई समझौते। स्पेसएक्स का ध्यान ज्यादा मंगल पर है। उसका मानना है कि चांद सिर्फ एक पड़ाव है, लेकिन चीन इस पड़ाव को ही नींव बना रहा है। चीन की रणनीति तेज दिखने के लिए नहीं बनाई गई है। यह कैमरों के सामने चमकने के लिए नहीं है। यह एक धीमी लेकिन स्थायी रणनीति है। पहले रोबोटिक बेस, फिर ऑटोमेटेड सिस्टम, फिर सीमित इंसानी मौजूदगी और अंत में लंबी अवधि की इंसानी मौजूदगी। यहाँ शहर शब्द किसी फिल्मी कल्पना की तरह नहीं है। यह कोई गगनचुंबी इमारतों वाला महानगर नहीं होगा। यह ज्यादातर जमीन के नीचे होगा, सुरक्षा के लिए, रेडिएशन से बचाव के लिए, तापमान को स्थिर रखने के लिए। चांद की सतह के नीचे मौजूद लावा ट्यूब्स यानी पुराने ज्वालामुखीय रास्ते प्राकृतिक शेल्टर की तरह काम कर सकते हैं। यह सब अचानक नहीं होगा, यह चरणों में होगा और यही बात इस प्लान को खतरनाक रूप से वास्तविक बनाती है। हर चरण अपने आप में स्वतंत्र है। अगर आगे का चरण रुक भी जाए तो पीछे का बेकार नहीं होता। आज जब दुनिया अब भी इस सवाल में उलझी है कि चांद पर जाना चाहिए या नहीं, चीन उस बहस को पीछे छोड़ चुका है। उसके लिए सवाल जाना चाहिए या नहीं का नहीं है बल्कि वहां टिकना कैसे है उस बात का है। चीन यह मान चुका है कि अगर इंसान को अंतरिक्ष में सच में भविष्य बनाना है तो उसकी शुरुआत चांद से ही होगी। यहीं से यह कहानी सिर्फ स्पेस मिशनों की नहीं रह जाती। यह उस पल की कहानी बन जाती है जब इंसान पहली बार किसी दूसरी दुनिया को अपना स्थायी ठिकाना बनाएगा। क्योंकि जो देश चांद पर पहले टिकाऊ ढांचा खड़ा करेगा वह सिर्फ इतिहास नहीं लिखेगा, वह आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा। लेकिन जैसे ही यह सपना साफ होता है, एक सख्त सच्चाई सामने आती है। इंसान सीधे चांद पर जाकर शहर नहीं बना सकता। वहां की रेडिएशन, तापमान और खालीपन इंसानी शरीर के लिए बेहद खतरनाक है। और यहीं से चीन की रणनीति अलग दिखने लगती है। यह योजना इंसानों से नहीं, मशीनों से शुरू होती है।
ऐसे रोबोट जो सांस नहीं लेते, जिन्हें थकान नहीं होती और जो चांद की सबसे कठोर परिस्थितियों में भी बिना रुके काम कर सकते हैं। इंसान बाद में आएगा, पहले रास्ता मशीनें बनाएंगी। सबसे पहले चांद पर भेजे जाने वाले मिशन इंसानों के लिए नहीं होंगे, ये पूरी तरह रोबोटिक होंगे। उनका काम होगा इलाके को तैयार करना, जमीन को समतल करना, गड्ढे खोदना, मिट्टी को इकट्ठा करना और उसे प्रोसेस करना। चांद की मिट्टी, जिसे रेजुलिथ कहा जाता है, बेकार धूल नहीं है। उसी मिट्टी से निर्माण सामग्री बनाई जा सकती है। चीन इसी मिट्टी को ईंट, ब्लॉक और रेडिएशन शील्डिंग में बदलने की तकनीकों पर प्रयोग कर रहा है। पृथ्वी से सीमेंट, स्टील और पानी ले जाना बेहद महंगा और अव्यावहारिक है। इसलिए चांद पर जो कुछ भी बनेगा वह ज्यादातर वहीं मौजूद संसाधनों से बनेगा। यह सोच किसी कल्पना से नहीं बल्कि इंजीनियरिंग की मजबूरी से आई है। अगर हर चीज पृथ्वी से ले जानी पड़ी तो शहर कभी बनेगा ही नहीं। चांद पर दिन और रात लगभग 14-14 दिन के होते हैं। इसका मतलब है कि सोलर पैनल हर समय काम नहीं कर सकते। लंबे अंधेरे में बिजली की जरूरत बनी रहती है। यहीं पर चीन का प्लान एक अहम मोड़ लेता है। इस शहर की ऊर्जा रीढ़ के रूप में छोटे, सुरक्षित और जमीन के नीचे लगाए जा सकने वाले न्यूक्लियर रिएक्टरों पर विचार किया जा रहा है। ये रिएक्टर किसी हथियार की तरह नहीं होंगे बल्कि लगातार और भरोसेमंद बिजली देने वाली मशीनें होंगी। इन रिएक्टरों से सिर्फ रोशनी नहीं मिलेगी, यही सिस्टम इंसानी जीवन को संभव बनाएंगे। पानी को साफ करेंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे और तापमान को नियंत्रित रखेंगे। बिना स्थायी ऊर्जा के कोई भी शहर सिर्फ एक अस्थायी कैंप बनकर रह जाएगा। जब ऊर्जा और निर्माण सामग्री की व्यवस्था हो जाती है तब अगला कदम आता है सुरक्षित आवास। चांद की सतह पर खुले में रहना सीधा खतरा है। रेडिएशन, तापमान और माइक्रो मीटेओरॉइड से बचने का सबसे अच्छा तरीका है जमीन के नीचे जाना। इसलिए चीन की योजना में ज्यादातर संरचनाएं या तो आधी जमीन के नीचे होंगी या पूरी तरह प्राकृतिक लावा ट्यूब्स के अंदर। लावा ट्यूब्स चांद के पुराने ज्वालामुखीय रास्ते हैं जो अब खाली हैं। ये सुरंगें कई किलोमीटर लंबी और काफी चौड़ी हो सकती हैं। इनमें रेडिएशन अपने आप काफी हद तक रुक जाता है और तापमान भी स्थिर रहता है। यही वजह है कि इन्हें भविष्य के आवास के रूप में देखा जा रहा है। इन सुरंगों के अंदर रहने का मतलब है कम शील्डिंग, कम सामग्री और ज्यादा सुरक्षा। लेकिन इंसान तब तक नहीं आएगा जब तक सिस्टम खुद काम करने लायक ना बन जाए। चीन का मॉडल यह मानता है कि शुरुआती चरणों में इंसानी मौजूदगी सबसे ज्यादा जोखिम पैदा कर सकती है। थकान, बीमारी और गलती, ये सब जोखिम है। इसलिए शुरुआती वर्षों में चांद पर जो भी बनेगा वह बिना इंसानी मौजूदगी के बनेगा। रोबोट निर्माण करेंगे, सिस्टम की निगरानी रखेंगे और सीमित स्तर तक मरम्मत कर सकेंगे। धीरे धीरे जब बेस स्थिर हो जाएगा तब सीमित संख्या में इंसान भेजे जाएंगे। ये लोग वहां निर्माण करने नहीं बल्कि सिस्टम की जांच और सुधार के लिए होंगे। उनका काम होगा यह देखना कि मशीनें वही कर रही हैं जिसके लिए उन्हें बनाया गया है। एक बार जब यह साबित हो जाए कि चांद पर रहने की बुनियादी जरूरतें हवा, पानी, बिजली और सुरक्षा स्थायी रूप से पूरी हो सकती हैं, तभी शहर की बात आगे बढ़ेगी। यह शहर एक साथ नहीं बनेगा, यह मॉड्यूल्स में फैलेगा। एक सेक्शन जुड़ता जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र के बीच तेल के प्लेटफॉर्म धीरे धीरे बड़े होते हैं। इस पूरे सिस्टम में सबसे अहम बात यह है कि हर चरण अपने आप में उपयोगी है। अगर किसी कारण से आगे का विस्तार रुक जाए तो भी पहले से बना ढांचा बेकार नहीं होगा। यही इस योजना को मजबूत बनाता है। चीन यहाँ किसी रिकॉर्ड की दौड़ में नहीं है। उसे पहला इंसान भेजने की जल्दी नहीं है। उसकी प्राथमिकता है पहला ऐसा इंसानी ठिकाना बनाना जो टूटे नहीं, छोड़ा ना जाए और जिसे हर बार दोबारा शुरू ना करना पड़े। यहीं पर यह साफ हो जाता है कि चांद पर बनने वाला यह शहर किसी झंडे या प्रतीक के लिए नहीं है। यह एक स्थायी उपस्थिति के लिए है, एक ऐसा आधार जहां से इंसान सिर्फ चांद को नहीं बल्कि पूरे सौरमंडल को देखने और पहुंचने की योजना बना सकता है। जैसे जैसे यह ढांचा बनता जाएगा बाकी देश समझने लगेंगे कि यह कोई सामान्य वैज्ञानिक प्रयोग नहीं बल्कि भविष्य की तैयारी है। चांद पर बनता यह शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं होगा। स्थायी होते ही चांद एक मंजिल नहीं बल्कि आगे की अंतरिक्ष यात्राओं का आधार बन जाएगा। यही चीन की योजना है। यह शहर अंत नहीं, आगे बढ़ने की शुरुआत है। चांद की कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति किसी भी अंतरिक्ष मिशन के लिए एक बड़ा फायदा है। पृथ्वी की तुलना में चांद से रॉकेट लॉन्च करने में कहीं कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब है कि भारी अंतरिक्ष यान, बड़े ईंधन टैंक और लंबे मिशन अब ज्यादा व्यवहारिक हो जाते हैं। चांद पर बना शहर धीरे धीरे एक लॉन्च पैड में बदल सकता है। अगर चांद पर मौजूद पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकाली जाती है तो वही रॉकेट फ्यूल बन सकता है। इससे पृथ्वी से हर बार ईंधन भेजने की जरूरत खत्म हो जाती है। यही एक बदलाव पूरी स्पेस इकोनॉमी को बदल सकता है। अंतरिक्ष यात्रा महंगी नहीं रहती, उसे बार बार किया जा सकता है। यहीं से चांद मंगल की तैयारी की जगह बन जाता है।
मंगल तक जाने वाले मिशन सीधे पृथ्वी से नहीं बल्कि चांद से लॉन्च किए जा सकते हैं। इससे यात्रा तकनीकी रूप से ज्यादा व्यवहारिक और लंबे मिशनों के लिए बेहतर हो जाती है। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने की तकनीकें जो मंगल के लिए जरूरी हैं, पहले चांद पर ही परखी जा सकती हैं। इस पूरी तस्वीर में चीन की रणनीति साफ दिखती है। वह एक एक कदम आगे बढ़ रहा है, लेकिन हर कदम जमीन पर टिका हुआ है। कोई भी चरण दूसरे पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। यही वजह है कि यह प्लान दिखने में धीमा लेकिन असल में बहुत मजबूत है। अब अगर दुनिया के दूसरे खिलाड़ियों की बात करें तो फर्क साफ नजर आता है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम चांद पर वापसी का प्रतीक है। उसका फोकस साझेदारी, वैज्ञानिक प्रयोग और राजनीतिक संतुलन पर ज्यादा है। स्पेसएक्स का ध्यान मंगल पर है। वह मानता है कि इंसान का भविष्य वहीं है, लेकिन चीन इन दोनों से अलग रास्ता चुन रहा है। वह पहले आधार बना रहा है, फिर आगे बढ़ने की बात कर रहा है। यह फर्क सिर्फ तकनीकी नहीं है, यह सोच का फर्क है। जहां एक तरफ मिशन आधारित सोच है, वहीं दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित सोच। और इतिहास बताता है कि जो पहले ढांचा बनाता है वही बाद में नियम तय करता है। अगर चीन चांद पर पहला स्थायी शहर बना लेता है तो उसका असर सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं रहेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, संसाधनों के बंटवारे और भविष्य की स्पेस राजनीति को भी प्रभावित करेगा। चांद पर कौन क्या कर सकता है, इसका जवाब वही तय करेगा जो वहां मौजूद होगा। यहाँ एक और अहम बात सामने आती है। यह शहर आधिकारिक रूप से किसी सैन्य बेस के रूप में पेश नहीं किया जाएगा, लेकिन उसकी मौजूदगी अपने आप में रणनीतिक होगी। संचार, निगरानी और अंतरिक्ष यातायात पर नियंत्रण आसान हो जाएगा। यह सब बिना किसी गोली चले, बिना किसी युद्ध के हो सकता है। और यही बात इसे सबसे ज्यादा प्रभावशाली बनाती है। यह शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, यह क्षमता का प्रदर्शन है। जैसे जैसे यह शहर काम करने लगेगा, इंसान का अंतरिक्ष के साथ रिश्ता बदल जाएगा। अंतरिक्ष अब कुछ चुनिंदा मिशनों तक सीमित नहीं रहेगा। यह एक काम करने की जगह बन जाएगी। रिसर्च, निर्माण, टेस्टिंग और लॉन्च सब कुछ पृथ्वी से बाहर होने लगेगा। धीरे धीरे यह सवाल भी उठेगा कि अगर चांद पर शहर बन सकता है तो फिर अगले शहर कहाँ बनेंगे? मंगल पर, किसी शुद्ध ग्रह पर, या अंतरिक्ष में तैरते हुए स्टेशन के रूप में? इन सब का जवाब चांद पर मिलने वाले अनुभव से निकलेगा। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा असर तकनीक या राजनीति नहीं है। असली असर समय पर है। जिसने पहले शहर बना लिया उसने आने वाले दशकों की दिशा तय कर दी। बाद में आने वालों के लिए विकल्प कम हो जाते हैं। आज दुनिया अभी भी इस बात पर बहस कर रही है कि अंतरिक्ष में इंसान को कितनी दूर जाना चाहिए, लेकिन चीन उस बहस से आगे निकल चुका है। उसने यह मान लिया है कि इंसान का भविष्य सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं रहेगा, और उसने उस भविष्य की तैयारी शुरू कर दी है। जब पृथ्वी पर बैठी दुनिया यह सोच रही होगी कि अगला मिशन कब लॉन्च किया जाए, तब चांद पर एक शहर पहले से सांस ले रहा होगा। और उस पल सवाल ये नहीं होगा कि चांद पर पहले कौन पहुंचा। सवाल यह होगा कि जब भविष्य बन रहा था तब बाकी दुनिया कहां थी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।